हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 अगस्त एंड 3 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो 12 बजे आता है, रेगुलर 12 बजे दिन में। अगर कभी मिस हो जाता है तो बेफिक्र रहिए, आप मेरे 5 दिन के वीडियो देख लीजिए, वो न्यूज़ रिपीट ही होगी, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करता हूँ न्यूज़ को, और जो न्यूज़ बताता हूँ उसके फर्दर बियॉन्ड बताता हूँ कि क्लियर। जैसे न्यूज़पेपर में 3-4 दिन न्यूज़ चलती है, अब ऐसा तो नहीं है मैं 3-4 दिन रिपीट करूँ, क्लियर। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लिया करो अगर जिस दिन भी मिस हो जाए। बट अगर नहीं नई न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आपको 12 बजे ये वीडियो मिल जाएगा दिन में, याद रखना। और जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में या इवन नॉलेज एक्सपांसन में डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। क्लियर, चलते हैं देखते हैं। देखो, महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट, देखो अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट के बीच में डिस्कशन चल रहा है टू रिजॉल्व दी महानदी रिवर डिस्प्यूट। क्लियर। अब ये डिस्प्यूट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कब गई थी उड़ीसा, और क्या डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या इशू है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर व्हाट इंडिया ऑफर इन ट्रेड टॉक विद यूएसए, देखो अभी इंडिया ने क्या ऑफर किया है आफ्टर यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसीजन टू इम्पोज दी 25% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट। इसके बाद इंडिया क्या कर रही है, इवन एस के साथ क्या धमकी दी है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर LVM-3 लॉन्च व्हीकल, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अभी इसरो 2027 तक इसको लॉन्च करने वाली है। और क्या है होगा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसमें कैसे चेंजेस करे जाएंगे वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। देन आफ्टर नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाई नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब, देखो नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाई एंड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब्स के बारे में ये परमानेंट कमीशन डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा कमीशन सेटअप होना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट क्या है और कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर चलते हैं। देखो, व्हाट इंडिया ऑफर ट्रेड टॉक विद यूएसए, देखो जैसे आप जानते हो कि अभी यूएसए ने क्या किया है, 25% टैरिफ इंपोज कर दिया है। किस पर, टैरिफ इंपोज ऑन इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू यूएसए। और जैसे आप जानते हो कि इंडिया एंड यूएसए बोथ कंट्री आर म्यूचुअल बेनिफिशियरी इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लियर। एक और बात इसमें, अब क्या किया डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, क्या किया कि 25% टैरिफ फोर्स कर दिया। जैसे आप जानते हो कि ये टैरिफ वार खेल रहे हैं कई सारी कंट्री के साथ। इवन यूएसए इन इंडिया इज स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, इवन इसके बाद भी यूएसए ने टैरिफ फोर्स किया। इवन इट इज मोर देन, इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है इट इज मोर देन द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इवन अगर वियतनाम का देखा जाए तो वियतनाम पर सिर्फ ओनली 20% लगाया है, और इंडोनेशिया का देखा जाए तो इंडोनेशिया पर 19% लगाया है। Even both country has signed the deal with the USA, but India so far do not sign the any deal with the USA, but discussion is ongoing related to bilateral trade agreement. Even USA delegate India में भी visit करेंगे on 25 अगस्त को to resume the talk of bilateral trade agreement. अब ये क्या ट्रेड एग्रीमेंट है, देखो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में अभी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप जानते हो कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जो कि सेकंड टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट बने, आते ही इन्होंने बोला कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्लियर। और कई सारी कंट्रियों को धमकी दी, थ्रेट दिया, इवन इम्पोज भी किया कि टैरिफ इम्पोज करा जाएगा। इवन चाइना के साथ तो इनका टैरिफ वार भी स्टार्ट हो गया था। रिटेलिएशन चाइना कर रही थी, ये यूएसए नया टैरिफ इम्पोज कर रहे थे। क्लियर। इसी के साथ ब्रिक्स को भी धमकी दी थी इन्होंने। ब्रिक्स की जो कंट्रियां हैं इनको धमकी दी थी इन 2024 व्हेन द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन कजान रशिया, एंड वन ऑफ द डिसीजन दैट वाज डिस्कस्ड इन कजान रशिया दैट यूएसए वुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू करेंसी टू एनहांस द ट्रेड अमॉन्ग द ब्रिक्स कंट्री। बट इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या बोला कि हम अगर डॉलर रिप्लेस हुआ ट्रेड में तो हम ब्रिक्स की कंट्री पर 100% टैरिफ फोर्स कर देंगे, ये रीजन होगा।
इवन ब्रिक्स के अंदर एक और धमकी दी थी ब्रिक्स को कि अगर इसके अंदर और भी मेंबर जुड़े, जो कि 10 मेंबर जुड़े हैं इसके अंदर अभी, अगर और रिमेनिंग मेंबर जुड़ते हैं तो ब्रिक्स फेस करने को तैयार हो जाए, यूएसए के साथ कोई भी डील नहीं होगी, कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अब इंडिया का इशू क्या है? देखो, जब ये टैरिफ का इशू स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने कई सारी कंट्री की लिस्ट निकाली कि इन पर इतना % टैरिफ लगाया जाएगा, इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट रीच टू द यूएसए फॉर डिस्कसिंग द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंडिया सबसे पहले पहुंची थी, बट डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? जैसे मैंने कई सारे प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि डिस्कशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कई सारे इशू थे, जैसे रिलेटेड टू डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जीएम क्रॉप। क्या चाहता था? यूएसए चाहता था कि यूएसए का जो जितने भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, डेयरी सेक्टर और जीएम क्रॉप के, ये इंडिया की मार्केट में इजीली एक्सेस कर पाए। और हमारे इंडिया में क्या है कि जैसे आप जानते हो कि अधिकतर फार्मर है, अगर यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी सेक्टर यहाँ पर आ गए तो डेफिनेटली ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा किस पर? इंडिया के किसान और डेयरी सेक्टर में जो लगे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री काम करते हैं, उन पर निगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। तो यही इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि ऐसा नहीं होने देंगे हम, ये गलत है और इनको डिस्कस, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशन करो, बट एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर और जीएम क्रॉप नहीं आना चाहिए इंडिया के अंदर। यही कंट्री पॉइंट बन गया। इंडिया चाहती थी कि टेक्सटाइल, फुटवियर, जितने भी हमारे सेक्टर है, एमएसएमई के प्रोडक्ट है, ये सारे यूएसए की मार्केट को एक्सेस करें, बट यही कंट्री पॉइंट आ गया, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इवन कई सारी मीटिंग हो चुकी है, इवन वॉशिंगटन में मीटिंग हो चुकी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, पर कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इसका। और इसी को देखते हुए 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि 25% इंडिया पर टैरिफ लगेगा। यही देखते हुए क्या हुआ, इंडिया में ऑब्जेक्शन उठ गया, इंडिया में डिस्कशन उठ गया कि ऐसा यूएसए क्यों कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलती है कि यूएसए हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ट्रेड पार्टनर बड़ा अच्छा है, इवन वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसी के रिस्पॉन्स में एक और इन्होंने पॉइंट दिया था यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि 25% टैरिफ तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, इसके साथ आप पर प्लस पेनल्टी और टैरिफ और इंपोज करेगा इफ यू कंटिन्यू इंपोर्ट दी ऑयल और डिफेंस प्रोडक्ट फ्रॉम द रशिया। जैसे आप जानते हो कि हमारा इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट वाले कंट्री है हमारी इंडिया। क्लियर? अब इंडिया का देखा जाए तो 100% जो इंपोर्ट करती है उसमें से 100% वीकेंड से ऑयल कंजम्पशन होता है। 100% जो ऑयल कंजम्पशन होता है इसमें से 85% तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। देख रहे हो आप, 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं जितना भी ऑयल कंजम्पशन होता है। और 85 से क्या होता था कि जब रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया था रशिया पर, किसे? वेस्टर्न कंट्री ने, और यूएन ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। इससे क्या हुआ कि इसका एक्सपोर्ट कम हो गया रशिया का। अब रशिया को भी जरूरत है मनी की, तो रशिया ने क्या करा कि अपने ऑयल की प्राइस रिड्यूस कर दी। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया 2%, सिर्फ ओनली 2% इंपोर्ट करती थी, जितना भी इंपोर्ट करती है उसका 2%। बट अभी प्रेजेंट क्या हुआ कि इंडिया को देखा कि प्राइस रिड्यूस होते जा रही है तो 40% नियरली हो गया। अगर डेटा देखा जाए तो जून के मंथ में हमने 45.5% जितना भी ऑयल इंपोर्ट हुआ है, 45.5% तो हमने सिर्फ ओनली रशिया से इंपोर्ट किया था। इट्स अ वेरी डिस्कशन पॉइंट। और हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इनसे पूछा गया कि ये चल रहा है, क्या कहना है? दोनों ने बोला कि वी आर मेंटेनिंग द बैलेंस। क्या बैलेंस बना के चल रहा है? वी आर मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। क्या? जियोपॉलिटिकल टेंशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी मेंटेन करके चलना है हमको, ये मेन मोटिव है। क्लियर? तो इसलिए बोला कि हम इंडिपेंडेंट है, हमें डिसीजन लेना है, दूसरी कंट्री नहीं बताएगी कि किससे इंपोर्ट करना है, किससे इंपोर्ट नहीं करना।
इन्होंने एक और बात बोली कि मार्केट बहुत डाइवर्सिफाई है ऑयल का। ये नहीं है कि रसिया ओनली है, रसिया से हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता ऑयल दे रही है हमको, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 44.5% हमने जून के मंथ में इंपोर्ट किया था, अब ये 24% रिड्यूस हो गया है। जितनी भी ऑयल रिफाइनरी थी इन्होंने रशिया से इंपोर्ट करना कम कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम डर गए हैं, ये इंपोर्ट जब किया है बिफोर द यूएसए अनाउंसमेंट दी 25% टैरिफ ऑन यूएसए ऑन इंडिया, even plus tariff on companies or India if India continue to import the oil and defense equipment from the Russia। हमने और जितनी भी हमारी ऑयल रिफाइनरी है इन्होंने ये पहले डिसीजन ले लिया था ऑयल रशिया से ऑयल कम इंपोर्ट करना, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि वी आर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। हमें सस्ता देखना है, हमें कोई रशिया से प्रेम नहीं है, हमें हमारी देखना है हमारा फॉरेन रिजर्व कम ना हो, हमें ये देखना है। समझे मेरी बात को? तो ये क्या है कि अभी जून का मंथ का देखा जाए तो हमने 45.5% इंपोर्ट किया था, और जुलाई में देखा जाए तो कितना रिड्यूस हो गया देखा जाए तो 33.8% सिर्फ ओनली हमने इंपोर्ट किया है। कहाँ से? रशिया से। और 24% रिडक्शन हुआ है अगर देखा जाए तो 24% रिडक्शन हुआ है। आपको याद है कि यूरोप कंट्रियों ने क्या बोला था? यूरोप कंट्री में एक हमारे इंडिया की ऑयल रिफाइनरी है जिसको बोलते हैं नयारा, ये मैंने न्यूज़ आपको पढ़ाई भी थी, नयारा ऑयल रिफाइनरी। क्लियर? ये कई सारा ऑयल रिफाइन करती थी, कहाँ पर? वीकेंड से यूरोप में। बट क्या हुआ था कि रशिया यूक्रेन के वार में जो आप यूरोप की सारी कंट्रियां यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, तो यूरोप की कंट्रियों ने साफ साफ मना कर दिया कि नयारा जो ऑयल रिफाइनरी है इससे हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनका ये कहना था कि ये नयारा ऑयल रिफाइनरी है, इसमें स्टेक है रशिया की एक कंपनी के, रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रोज नेफ्ट। क्या नाम है? रोज नेफ्ट। और उन्होंने बोला कि 49.3% स्टेक है, शेयर है किसके? रशिया नोस्ट नेफ्ट के नयारा ऑयल रिफाइनरी में। और इसको बेसलेस बताया था नयारा ने कि बेसलेस है, ये झूठी बात है। हालांकि उनको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने बोला कि हम देखो हमें हमारा ऑयल बराबर बिक रहा है इंडिया में, और हमें धमकी देके थ्रेट देके आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। यही कहानी हुई। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ, ऑयल जितनी भी रिफाइनरी थी इन्होंने कम कर दिया है इंपोर्ट इवन रशिया से। अब दूसरी मार्केट में जाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ऑयल तो हमें चाहिए ही, सिंपल बात। अब ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि 25 अगस्त को यूएसए के डेलीगेट इंडिया आने वाले हैं टू रिज्यूम द टॉक ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इवन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी बताया था मैंने आपको। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ये क्या है सर? अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, देखो कोई भी एग्रीमेंट हो बिटवीन टू कंट्री अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री, क्या होता है कि कोई भी डील होती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो ये प्रोसेस लंबी होती है, प्रोसेस लॉन्ग टर्म तक चलती है। जब फाइनलाइज होता है लॉन्ग टर्म तक चलता है। बट क्या होता है कि इससे पहले इसको सरफेस में लाने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट को देखा जाता है कि बेनिफिशियल है कि नहीं है, या फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है टू साइनिंग द अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। समझे? अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट समझ गए? तो क्या है कि यही कहानी है। यूएसए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यूएसए क्यों इंडिया के साथ ऐसा कर रही है। इवन हमारे मोदी साहब ने 2000 जब 19 में, आई थिंक 19 या 20 में इलेक्शन हुए थे, 19 में इलेक्शन हुए थे, 19 या 20 में, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब हार गए थे, 20 में इलेक्शन हुए थे, तो तब मोदी साहब हमारे गए थे कहाँ पर? टेक्सास में, और वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प का सपोर्ट किया था। इवन टेक्सास के जो इंडियन लोग रह रहे हैं जो यूएसए की सिटीजनशिप ले चुके हैं वो वोट कर सके किसको? डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने के लिए। बट वो उस टाइम हार गए थे, वो अलग रीज़न था। क्लियर? यही कहानी है और कुछ नहीं है इसके में डिटेल में। समझना, मेरे प्रीवियस लेक्चर देना सब समझ में आ जाएगा। महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट, देखो महानदी रिवर, जैसे आप जानते हो
कि महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन है छत्तीसगढ़ से। और अगर इसका कैचमेंट एरिया देखा जाए, पूरी महानदी का कैचमेंट एरिया देखा जाए, कैचमेंट एरिया देखा जाए तो 141,600 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में है 53.9%। कितना है? 53.9% तो इस रिवर का एरिया छत्तीसगढ़ में है। और इवन उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में 45.73%। कितना? 45.73%। और जो रिमेनिंग है स्मॉल पार्ट इन एमपी, मध्य प्रदेश में स्मॉल पार्ट। तो ये पूरा महानदी का इशू है। अब क्या हुआ था कि 1953 में, क्या 1953 में, इन 1953 उड़ीसा ने क्या किया? एक वी कैन से अर्थन डैम बनाया एट हीराकुंड इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन महानदी रिवर। क्लियर? याद रखोगे, अर्थन डैम बनाया एट हीराकुंड इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन पर्पस के लिए। क्यों बनाया भाई? इसलिए बनाया कि जो वेस्टर्न पार्ट था उड़ीसा का, वो फ्लड प्रोन था। क्या था? फ्लड प्रोन था बाई महानदी रिवर। तो जिससे क्या हो कि वो 25 किलोमीटर का था। ये याद रखना, इट इज अर्थन डैम ऑफ 25 किलोमीटर। तो जो फ्लड का वाटर है उसको स्टोर करा जा सके और इसका यूटिलाइज किया जाए फॉर इरिगेशन पर्पस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में। समझो मेरी बात को। अब क्या हुआ, ये रीजन महानदी और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या हुआ कि ओरिजिन तो छत्तीसगढ़ से है इसका रिवर का। तो इट इज इन द हैंड ऑफ छत्तीसगढ़ टू फ्लो द वाटर टू उड़ीसा। क्लियर? वाटर को फ्लो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट की चली गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट चली गई और बोला कि सिर्फ ओनली हमको 12.28 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर हमको डिलीवर किया जा रहा है हीराकुंड में, जो कि हमको डिफिसिट रख रहा है इन इरिगेशन पर्पस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में। तो यही रीजन है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया किसको? सेंटर को, अंडर आर्टिकल 263। देख लेना, अंडर आर्टिकल नंबर 263, जिसमें इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। तो यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया कि महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया। क्या बना दिया? 2018 में महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया और यही रिजॉल्व करेगा जो भी इशू है महानदी और उड़ीसा के बीच में। अब क्या हुआ? एट प्रेजेंट 2025 चल रहा है और जैसे आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और उड़ीसा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदियो साहा। क्लियर? और उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी, दोनों बीजेपी के हैं। तो क्या किया? उड़ीसा ने प्रपोज कर दिया। क्या कर दिया? इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। उड़ीसा प्रपोज्ड अ कमेटी, एक कमेटी प्रपोज कर दी, कंप्राइज ऑफ, क्या मेंबर होंगे? कंप्राइज मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन एंड ऑफिशियल फ्रॉम
बोथ स्टेट, दोनों स्टेट से ऑफिशियल होंगे, किस लिए? टू रिजॉल्व महानदी रिवर इशू एज म्यूचुअली बेनिफिशियल सेटलमेंट। क्या? म्यूचुअली बेनिफिशियल सेटलमेंट। क्यों म्यूचुअली बेनिफिशियल सेटलमेंट? क्यों? क्योंकि दोनों स्टेट में बीजेपी की सरकार है, क्लियर, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या कहते हैं कि दोनों स्टेट को बेनिफिट मिल सके, इसलिए हम ऐसा कुछ करते हैं, एक कमेटी सेटअप करते हैं जिसके अंदर मेंबर होंगे सेंट्रल वाटर कमीशन से और अदर ऑफिशियल फ्रॉम दी बोथ स्टेट टू रिजॉल्व दी महानदी वाटर डिस्प्यूट एज म्यूचुअली बेनिफिशियल सेटलमेंट। क्लियर, समझे मेरी बात को? यही कहानी है। अब इसको रिजॉल्व हो जाएगा ये इशू। जो भी इनका कहना था कि उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है कि जो हीराकुंड पर डैम बना है, अर्थन डैम 25 किलोमीटर का, इसमें सिर्फ ओनली छत्तीसगढ़ 12.28 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर छोड़ रही है। क्लियर, जो कि डिफिसिट में है, कम है पानी, क्लियर, लेस है, जो कि हमें इरिगेशन पर्पस वेस्टर्न एरिया ऑफ द उड़ीसा का जो इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो कम पड़ रहा है। तो यही रीज़न है, यही कहानी है। आप देखते हैं कमेटी क्या डिसीजन लेती है। और आर्टिकल 263 याद रखना, जिससे एक इंटर वाटर डिस्प्यूट के लिए बनाया जाता है। क्लियर, इवन 2018 में महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट बना था टू एज पर द डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016, याद रखना। क्लियर, चलते हैं। देखो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, क्लियर, क्या है कि अभी इसरो ने क्या किया है, इसरो ने अभी 2027 का टारगेट रखा है कि हम एक नया लॉन्च व्हीकल बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड विथ थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज होगी वो क्या होगी? थर्ड स्टेज सेमी क्रायो इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा इसके अंदर थर्ड स्टेज में। क्लियर। अब याद रखना, देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे पास GSLV मार्क सेकंड है। क्लियर, और सेमी क्रायो इंजन के साथ 2017 तक बोला है, 2027 तक बोला है कि इसरो लॉन्च कर देगी। अब इसी को देखते हुए अगर पुरानी बात की जाए तो ये नया फीचर क्या होगा? देखो ये बनेगा लॉन्च व्हीकल, ये 4200 kg पेलोड की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। 4200 kg पेलोड सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। कहां पर? GTO में, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4200 kg की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। अब जो पुराने लॉन्च व्हीकल हैं उसके अंदर क्या है कि जो थर्ड स्टेज है, जो कोर स्टेज बोली जाती है, L110 कोर स्टेज, इसमें क्या करा जाता है? इसके अंदर लिक्विड प्रपोल्शन होता है। क्या होता है? विथ लिक्विड प्रपोलेंट। क्लियर, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, किससे? रिप्लेस बाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन। किससे? सेमी क्रायोजेनिक इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसमें कौन सा फ्यूल होगा? वो होगा रिफाइंड केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। क्या होगी? रिफाइंड केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन होगी, और इसको सेमी क्रायोजेनिक इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा L110 कोर स्टेज को। यही कहानी है, और 2027 तक ये बन जाएगा और बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। जो 4200 kg की सैटेलाइट होंगी, 4200 kg बोला हूँ, 4200 kg की जो सैटेलाइट होंगी जिनका पेलोड होगा इतना, वो भी लॉन्च हो जाएंगी इससे, और 2027 तक बन जाएगा। याद रखना, मार्क थर्ड। Thereafter नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाई नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब। देखो अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और नॉमेडिक एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कहाँ पर? इवन दिल्ली में चल रही थी, न्यू दिल्ली में। क्लियर, और इसी में जो डी नोटिफाई नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब हैं, उनकी कम्युनिटी ने डिमांड करी है।
उनकी कम्युनिटी जो है, इन्होंने एक डिमांड रखी कि एक नेशनल कमीशन सेटअप होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब के लिए, और ये परमानेंट होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब कौन है? देखो क्या था, जब हमारे इंडिया में कॉलोनियल रूल था, क्या था, कॉलोनियल रूल था, तो इन्होंने क्या किया था, कई सारी ट्राइबों को डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक का दर्जा दे दिया था और इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया था। क्या डिक्लेयर कर दिया था? क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। तभी से इनका आइसोलेशन हो गया हमारे इंडिया से, और अभी तक इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या डिमांड कर रही हैं कि इनको रिलीफ दिया जाए, ज़्यादातर गवर्नमेंट बेनिफिट दे इनको, कि ये उस टेंडेंसी से बाहर आ सकें। और इसी के लिए एक कमेटी भी सेटअप करी गई थी, बीकू रामजी इदाते, क्लियर, ये कमेटी सेटअप करी थी, इदाते है कुछ ऐसा, इदाते, क्लियर, इदाते कमेटी बोलते हैं, ये सेटअप करी गई थी टू स्टडी दी डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब की स्टडी करने के लिए। इन्होंने 2018 में एक रिकमेंडेशन दिया था। क्या 2018 में 2 रिकमेंडेशन दिए थे कि क्विक और इमीडिएटली क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, इन कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन जल्दी जल्दी करिए, क्लियर। दूसरा था रिकमेंडेशन, सेटअप परमानेंट नेशनल कमीशन, एक ऐसा परमानेंट नेशनल कमीशन सेटअप होना चाहिए जो कि डी नोटिफाई सेमी नोमैडिक ट्राइब और नोमैडिक ट्राइब के लिए एक कमीशन सेटअप होना चाहिए जो कि रिकमेंडेशन दे फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल, क्लियर। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये 2018 का रिकमेंडेशन है, 2018 में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नकार दिया, इनके रिकमेंडेशन को, सेकंड वाले को, और क्या किया इसके बदले 2019 में क्या किया, 2019 में एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बना दिया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, क्लियर। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब के लिए एक बोर्ड बना दिया। बट ये बोर्ड क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपने नेशनल कमीशन क्यों नहीं बनाया, तो इन्होंने बोला कि अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नेशनल कमीशन की, अभी बोर्ड रहने दो। और इसी को देखते हुए जो ट्राइब्स हैं, जो कम्युनिटी हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये डिमांड कर रही है कि हमारे लिए परमानेंट एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जो कि हमारी प्रॉब्लम को सुने, इवन हमें वेलफेयर मिले, जिससे हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, इंडिया में हम मिक्स हो सकें, इवन कल्चर में मिक्स हो सके, हमारी जो आइसोलेट टेंडेंसी बनी हुई है लोगों की वो बाहर निकल सके, क्लियर। लोगों के मन में भरा हुआ है कि कॉलोनियल के टाइम ये क्रिमिनल थे और अभी भी ये क्रिमिनल है, तो इससे भी रिजोल्यूशन निकल सके, क्लियर। तो यही कहानी है, अभी हमारे इंडिया में नेशनल कमीशन नहीं है इस तरीके का, तो डिमांड कर रही है ये कम्युनिटी। इसी के साथ आज संडे है और संडे को अब 3 बजे वीडियो मिलेगा आपको, इंडियन पॉलिटी का 45वां लेक्चर, याद रखना दिन में 3 बजे। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।